दोस्तों पावर क्वेरी के अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना, साफ-सफाई करना या फिर क्लीन करना ही नहीं होता। डेटा को शेप देना होता है, जिससे पूरी रिपोर्ट आपकी आने वाली बनने वाली होती है। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पावर क्वेरी के 9 पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि कोई भी पावरफुल डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनाने से पहले हमें यूज़ करनी ही चाहिए। इतने पावरफुल हैं कि आपको ये आप समझते हो, ये अगर आपने सीख लिया तो आगने आने वाली जो क्लासेस है इस पूरी सीरीज़ की वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी होगी इस कोर्स की तो ये पूरा मास्टर कोर्स होने वाला है, तो प्लीज़ आप जाके पीछे की वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये सीरीज़ में चल क्या रहा है। हम सीखेंगे इसमें अपेंड क्वेरी। कई मल्टीपल फाइल्स होती हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर जिनका सेम होता है बस फाइल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होती है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट फाइल को कैसे अपेंड करते हैं, कैसे एक छोटा सा स्पेस पूरे कॉलम को चेंज कर देता है। एक छोटा सा डॉट आपकी अपेंड क्वेरी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ईजिली। मर्ज क्वेरी आपने एसक्यूएल के अंदर जैसे हम जॉइंस परफॉर्म करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे मर्ज यूज़ करते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। सीखेंगे कि दो अलग अलग टेबल्स जो कि सिंगल एंटिटी से कनेक्ट होने वाली हैं, एक पावरफुल क्वेरी हम बना सकें। कॉलम अरेंजमेंट एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे पावर क्वेरी के और एडिटर के अंदर कॉलम को कैसे बेस्ट अरेंज कर सकते हैं। सो मैनेज कॉलम जो है एक तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कॉलम को रखना है, कौन से को हटाना है। पावरफुल पार्ट है। ओके, बहुत सारी हमारी जो अननेसेसरीज रोज़ होती हैं जिनमें एरर आती हैं, जिनमें जो ब्लैंक होती है, नल हैं, उनको डिलीट करना हटाना, ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। इंटर डेटा एक टेबल, हम स्टैटिक टेबल इसमें क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि हम डेटा किसी और सोर्स से नहीं लाने वाले हैं, जस्ट इसी सोर्स से मतलब पावर बीआई के अंदर ही हम डेटा को इनपुट करने वाले हैं। कैसे इसका बेस्ट यूज़ करेंगे हम आगे सीखते हैं। ग्रुप बाय जो है, ग्रुप बाय आपने और बहुत सारी जगह एक्सेल में भी यूज़ किया होगा। ग्रुप बाय यहाँ पे भी हम सीखने वाले हैं। ग्रुप बाय कैसे पावर बीआई के अंदर करते हैं और कैसे अच्छे तरीके से हम पावर बीआई ग्रुप बाय का यूज़ कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर समरी को जनरेट करने के लिए। हम आगे डेटा को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि कोई भी वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल डेटा को कैसे वर्टिकल परफॉर्म किया जाता है। काउंट रोज़ हमें एक दिखने में बहुत सिंपल सा लगता है कि काउंट रोज़ जस्ट सिंपल सा काउंट ही तो करना है पूरी रोज़ को, बट नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है। आप यहाँ पे काउंट रोज़ का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी एनोमलीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये 9 पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि फैंसी ट्रिक नहीं है। इसे हम सीख लेंगे तो हम एक तरह से इसकी पावर क्वेरी एडिटर की बैकबोन को रेडी कर रहे हैं आने वाली हमारी रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स के लिए। सो keep watching this video till end so you can get everything whatever we are going to learn in this video. Okay, so let's go. सो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी पावर बीआई की स्क्रीन पे। ये हमारे पास एक डेटा सेट है, इस पे हम ग्रुप बाय लगाने वाले हैं और इसका कैसे यूज़ करेंगे हम बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा इसको ग्रुप बाय लगाने से पहले, यूज़ करने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि ग्रुप बाय की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ये मेरे पास पीपीटी है। ग्रुप बाय एक्चुअल में क्या करता है, ग्रुप बाय आपकी एक जो टेबल है ना उसको समराइज़ करता है। ओके, जैसे एक छोटा सा समराइजेशन में करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे हम टेबल पे हैं और टेबल के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रुप बाय होम टैब के अंदर भी है और अगर ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन है ग्रुप बाय का। तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मैंने क्लिक किया ग्रुप बाय और मुझे कुछ किसके बेस पे ग्रुप बाय करना है, जैसे मुझे कैटेगरी के बेस पे ग्रुप बाय करना है। ओके, अभी पहले बेसिक समझ लेते हैं ताकि हम एडवांस वाले वर्जन को भी आगे देख सकें। अब ग्रुप बाय में किस फील्ड पे करूँगा, तो मुझे सेल्स अमाउंट पे करना है। ओके, अब ये मैं कॉपी करके यहाँ डाल लेता हूँ वैल्यू। ओके, तो जैसे मैंने ग्रुप बाय किया ना, ये देखिए ये मेरी जो कैटेगरी थी, कैटेगरी के बेस पे क्या हो गई, समरी टेबल जनरेट हो गई है। ओके, मैं इसे इजीली डायरेक्ट जाके लोड कर सकता हूँ और अगर मुझे विजुलाइज करनी है तो मैं क्या करूँगा, इनको कैटेगरी के बेस पे डेटा को दिखा सकता हूँ, मेरा बार चार्ट में दिखा सकता हूँ मैं। और इसके बेनिफिट क्या हैं, तो ये क्या है, फास्ट आपका काम करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पूरे डेटा में, इतने बड़े डेटा में जो है वो कैटेगरी की समरी या फिर उसकी वैल्यू ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट सिंपल सा यहीं से वैल्यू पुल कर लेगा। ओके, तो इसीलिए समरी टेबल का हम यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय टेबल जो है वो यहाँ पे काम आता है। एग्रीगेटेड टेबल वर्सेस फैक्ट टेबल। अब एग्रीगेटेड टेबल वर्सेस फैक्ट टेबल क्या होती है? यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने ये जो टेबल बनाई है, ओके, तो ये क्या एग्रीगेटेड टेबल है यहाँ पे। ओके, बट जैसे मान के चलिए मैं इसकी एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ।
और मैं इसे हटा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो टेबल है ना, जिसमें एक-एक डिटेल है, मतलब कि पूरी फुल ट्रांज़ैक्शन डिटेल है। पूरी फुल ट्रांज़ैक्शन डिटेल है, तो इस टेबल को क्या बोलेंगे हम? फैक्ट टेबल बोलेंगे, जिसमें हमारा एक-एक डिटेल है, एक एक भी जो वो है हमारा ट्रांज़ैक्शन वो मिस नहीं है। बट जबकि दूसरी जो टेबल है, उसमें क्या है हमारे पास, जिस पे हमने ग्रुप बाय लगाया है कैटेगरी में, तो हमारी कैटेगरी वाइज़ वैल्यूज़ ही है हमारे पास। ओके, तो आई होप कि आपको फैक्ट और टेबल और एग्रीगेटेड टेबल में फ़र्क समझ में आया होगा। मान के चलिए आपके पास डेट टेबल है, डेट कॉलम है ग टेबल के अंदर, तो आपको अगर ग्रुप बाय करना है और आपको चाहिए कि आप डेट वाइज़ डेटा भी दिखा सकें, तो आप ध्यान रखिए, जैसे मान के चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसको चेंज करने के लिए हम जाएँगे यहाँ पे सेटिंग पे, और मैं क्या करता हूँ, इसे अब डेट वाइज़ ले लेता हूँ। अब आपको समझ में आएगी चीज़ें। जैसे मुझे डेट वाइज़ सेल्स दिखानी, तो आप देखोगे, मैं एक स्टेप बैक चलता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 200 रोज़ हैं, ओके? 200 रोज़ हैं, बट जैसे ही मैंने इसे ग्रुप बाय किया डेट के ऊपर, तो ये रोज़ कितनी हो गई? 97। ओके, तो एक्चुअल में मेरी जो डेट है, डेट चेंज नहीं हुई है। बस इस पे जो अकरेंस ट्रांज़ैक्शंस हुए थे ना, जैसे मान के चलिए कोई भी ट्रांज़ैक्शन 17 तारीख को 2 बार हुआ था, तो उसने क्या कर दिया, 17 तारीख को 1 बार लेके और यहाँ पे इसका सम कर दिया। ओके, आई बात समझ में? तो ऐसे करके इसने क्या कर दिया, इसको एग्रीगेट टेबल बना दी। तो अगर आपके पास डेट टेबल है और आपको डेट दिखानी है पर उसका अकरेंस नहीं दिखाना, रिपीट, जैसे मान के चलो 1 दिन में 1 दिन का आपको वैल्यू दिखानी है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ उस दिन का। जैसे 17 तारीख का टोटल रेवेन्यू कितना था? तो ये था 1,04,985 रुपए। ओके, बट अगर मान के चलिए यहाँ पे 17 तारीख को 4 ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, तो वो ट्रांज़ैक्शन आप नहीं दिखा सकते हो बस, ओके? वो काउंट आप नहीं दिखा सकते हो कि कितने ट्रांज़ैक्शन आए। जैसे मान के चलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे बिल पे करते हैं लोग, तो वहाँ पे आप उस दिन का रेवेन्यू तो दिखा सकते हो, जैसे ये दिखा रहे हो आप, कि आपने रेवेन्यू तो दिखा दिया कि उस दिन आपके बिल पेमेंट से इतना अमाउंट आया। बट आप उस दिन के काउंट नहीं दिखा सकते हो कि कितने लोगों ने वो बिल पे किया। ये छोटा-सा डिफ़रेंस है यहाँ पे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर डेट है आपके पास, डेट कॉलम है आपके टेबल में, तो उसे आप कैरी करिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटेलिजेंस जो फंक्शन है, वाईटीडी, एमटीडी, क्यूटीडी वगैरह, तो ये हम आने वाली क्लासेस में ये भी यूज़ करने वाले हैं। बेफ़िक्र रहिए इन सब चीज़ों से। पर ताकि हम बेस इसका बना सकें, इसलिए हम एक-एक चीज़ें डिटेल में समझ रहे हैं। ग्रुप बाय की 5 मिनट की वीडियो आप देख लोगे, नो इश्यू, यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट इतनी डिटेल आपको चीज़ें नहीं मिलेगी जो कि डेटा एनालिसिस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। ओके, तो राइट डेटा की राइट ग्रैन्युलैरिटी क्या होती है कि हाँ, आप डेटा को मिस नहीं करो। आप फ़ील्ड जो रिक्वायर्ड फ़ील्ड है, उस फ़ील्ड को आप छोड़ो नहीं। ओके? सो करेक्ट एग्रीगेशन भी यहाँ पे मैटर करता है। जैसे मान के चलिए आपको करना था सम और आपने वहाँ पे एवरेज फंक्शन यूज़ कर लिया, तो आपकी जो वैल्यू है डैशबोर्ड में वो चेंज हो गई। ओके? तो काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट भी आप जैसे लगाते हो, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अच्छा, ये जो एग्रीगेशन करते हो, एग्रीगेशन से पहले आपको इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो कर लेना चाहिए, जैसे रिमूव डुप्लिकेट्स, है ना? रिमूव नल, क्योंकि नल आपकी बहुत प्रॉब्लम करती है। डेटा टाइप आपका सही होना चाहिए। ग्रुप बाय रिमूव अनयूज्ड कॉलम, तो जैसे कि हमने देखा कि इस डेटा में मुझे सिर्फ़ डेट चाहिए थी, मैंने ले ली, बाकी सबको छोड़ दिया। ओके, अगर मान के चलो मुझे कुछ सिलेक्टेड ही कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 2 एक ये तो सिंगल कॉलम था हमारा, अगर मल्टीपल कॉलम पे मुझे चाहिए तो मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे इसे मैं चेंज कर देता हूँ कि मुझे कैटेगरी वाइज़ चाहिए और कैटेगरी के बाद मुझे चाहिए रीज़न वाइज़, और इसमें एक चीज़ और हो मेरे पास, जो हो सेल्स पर्सन, बस 3 चीज़ लूँगा मैं। ओके, अब इनमें मुझे सेल्स देखनी है, तो मैं जहाँ यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखो मेरा डेटा क्या हो गया, चेंज हो गया, ये ग्रुप बाय हो गया। तो ग्रुप बाय में मेरे पास कितने रोज़ आ गए यहाँ पे, 102 रोज़। ओके, सो इसकी जो मेन ग्रैन्युलैरिटी मतलब डिटेल, जो डेटा की डिटेल है, वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के चलो मुझे इतनी ही वैल्यू अगर शो करनी है कैटेगरी वाइज़, रीज़न वाइज़ और सेल्स पर्सन वाइज़, तो ये डेटा मेरा परफेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे भी वही चीज़ है।
है ना? और जैसे ये बोल रहा है कि डोंट रिप्लेस योर मेन फैक्ट टेबल। जैसे मान के चलिए ये मेरी फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल मतलब कि फुल ट्रांज़ैक्शनल टेबल, ओके? तो इसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मैंने जैसे समझाया आपको कि एक दिन में कितने यूज़र ने बिल पेमेंट करी, उसका अकरेंस आप नहीं निकाल सकते हो। उस दिन का रेवेन्यू तो आप निकाल सकते हो, बट उस दिन का अकरेंस आपको नहीं निकाल पाओगे आप कि कितने लोगों ने पेमेंट की है, ओके? तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि फैक्ट टेबल को कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डैशबोर्ड परफॉर्मेंस में बहुत बेनिफिट मिलता है एग्रीगेशन अगर यूज़ करते हो आप तो। जैसे मंथली ट्रेंड चार्ट मुझे दिखाना है तो क्लियर मैंने मंथली चार्ट मंथली एग्रीगेशन लगा लिया। जैसे मान के चलो मेरे पास अगर मैं इसमें से वो निकाल लूँ, डेट में से मंथ निकाल लूँ, तो मेरा एक मंथली एग्रीगेशन लग जाएगा। तो मंथली ट्रेंड दिखा सकता हूँ मैं, रीज़न कैटेगरी वाइज़ में समराइज़ कर सकता हूँ, ओके? तो इसका बेनिफिट ये है कि इसको ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना समरी टेबल है ना, उसी में से ईज़िली तुरंत डेटा फैच कर लेगा। ये बहुत हेल्पफुल है आपकी रिपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि सारी रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाने के बाद फाइनली जो चीज़ आती है, वो आती है रिपोर्ट का परफॉर्मेंस। आपकी जो रिपोर्ट है, वो फ़ास्ट काम करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास डेटा है जो कि हम अपेंड करने वाले हैं अभी। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, जैसे हम मेरे पास ये 3 डेटा सेट है, ओके? सो तीनों डेटा सेट को हम अपेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ केस समझ लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि अपेंड का सही यूज़ होता क्या है। तो अपेंड जैसे व्हाट इज़ अपेंड? अपेंड होता क्या है, जैसे आपकी टेबल्स जो हैं वो आपको कंबाइन करने का एक तरीका है, ओके? जो आपकी मल्टीपल टेबल्स है, वर्टिकल टेबल्स, ओके? वर्टिकल टेबल्स का मतलब जैसे ये टेबल्स हैं, ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, ओके? अगर मुझे ये अपेंड करना है, अपेंड करना मतलब कि इनको एक के नीचे एक लेके आना है, तो हम अपेंड यूज़ करते हैं, ओके? अभी हम करने वाले हैं, डोंट वरी। व्हेन टू यूज़? मंथली फाइल, जैसे मान के चलिए कुछ फाइल्स हैं जो कि जनवरी की है, फ़ेब की है, मार्च की है। अलग-अलग फाइल्स हैं, उन उन सब फाइल्स को जैसे हम यहाँ 3 डेटा सेट हैं, तो इन 3 डेटा सेट को या तो डेटा सेट 1, 2, 3 मान लें या फिर जनवरी, फ़ेब, मार्च मान लें, ओके? और अगर तीनों फाइल को हमें एक डेटा बनाना है, तो हम यहाँ पे अपेंड का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें मेनली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ऑर्डर आईडी हमारे पास, डेट है, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस है, ओके? तो ऑर्डर है या ऑर्डर आईडी है, डेट, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। तो हमारे पास तीनों डेटा सेट में सेम स्ट्रक्चर है, ओके? सो अभी हम देखने वाले हैं कि अगर थोड़ा-सा भी अगर इसमें स्पेस आ जाता है या फिर कोई भी थोड़ा-सा भी हेडर नेम चेंज होता है तो क्या होने वाला है? तो डोंट वरी, अपन समझते हैं अभी। जैसे उसके बाद जैसे हिस्टोरिकल डेटा आपको जैसे मैंने बता ही दिया आपको, तीनों फाइलों को अगर जॉइन वो करना है, आपको अपेंड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको क्लीन सिंगल डेटा सेट मिलता है, ओके? आप सिंगल डेटा सेट बना सकते हो। इन 3 फाइल से आप एक फाइल बना सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके? जैसे मान के चलिए मैं गया यहाँ पे और ये मेरे पास होम टैब के अंदर अपेंड क्वेरीज लिखा हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपेंड एज न्यू आ गए मेरे पास। मैं अपेंड क्वेरी का भी आपको यूज़ केस बताने वाला हूँ, ताकि इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या बेनिफिट है, दोनों चीज़ समझेंगे हम अभी। जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया, ये मुझे 2 टेबल बोल रहा है, तो 2 टेबल में दूसरी टेबल ये कर ली मैंने। अब मुझे 3 टेबल मेरे पास है, तो 3 और मोर टेबल पे हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। थर्ड वाले डेटा सेट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आपको हटाना हो तो आप यहाँ क्लिक करके और इसे प्रॉपर हटा सकते हो, या ऊपर नीचे भी ले जा सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे थर्ड जो डेटा सेट है उसे ऊपर ले जाना है, तो मैं ऐसे ले जा सकता हूँ, ओके? और वही चीज़ अगर वापस लानी हो तो यहाँ नीचे ला सकता हूँ। तो ये अपेंड करने का तरीका है। जैसे ही मैंने अपेंड किया, आप देखोगे हमारे पास हर टेबल में 4 रोज़ थी, ओके? 4 रोज़ फॉर ईच डेटा सेट वी हैव। तो ये 4 रोज़ हमारे पास थी। अब यहाँ पे टोटल रोज़ कितनी है हमारे पास? 12 रोज़ वी हैव, ओके? सो ये कहानी है यहाँ पे, जो हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या होती है कि कॉलम्स नॉट अलाइन्ड,
अपेंड फेल्स। ओके, अगर कॉलम अलाइन नहीं है ठीक से तो ये फेल हो जाएंगे। ओके, डिफरेंट डेटा टाइप्स, अगर डेटा टाइप मिसमैच होता है तो प्रॉब्लम करते हैं ये। एक्स्ट्रा कॉलम इन फाइल होते हैं तो प्रॉब्लम करता है ये। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे। जैसे मान के चलिए डेटा सेट फर्स्ट है और डेटा सेट फर्स्ट के अंदर ऑर्डर आईडी है मेरे पास। ऑर्डर आईडी के अंदर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसे स्पेस कर दिया। जैसे इन जनरल वैसे भी किसी फाइल में होता है, हमारे पास बहुत सारी फाइल ऐसी होती है जिनके हेडर गड़बड़ होते हैं। ओके, या कुछ अनोमलीज होती है, तो उनमें से ये एक हो सकता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब इसमें क्या चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए आप, एक नया कॉलम ऐड हो गया जो कि स्पेस के साथ है, और एक कॉलम ऐसा है जो बिना स्पेस के है, जिसमें हमारी दो टेबल का डेटा, इसका और इसका डेटा हमारे पास इस कॉलम में है। बट इस कॉलम में हमारे पास कौन सा डेटा है, सिर्फ हमारी डेटा सेट वन का। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर इसमें भी जैसे मान के चलिए ये एक कॉलम, एक स्पेस आया यहाँ पे, एक स्पेस की वजह से एक अलग आपका कॉलम जनरेट हो गया। ऐसे ही मान के चलिए कोई डॉट भी आपके उसमें आ गया, जैसे मान के चलिए मैंने इसके बाद छोटा सा एक डॉट लगा दिया। ओके, डॉट लगा देता हूँ, तो भी इश्यू क्या होने वाला है कि ये क्या करेगा, उसे अलग सी एक डेट वो कर लेगा, हेडर मान लेगा, एक अलग से कॉलम मानेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डॉट आ गया। तो आपको खासकर ये ध्यान रखना है, हेडर नेम जो है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नो चेंजेस एट एनी मोर। ओके, जैसे ही मैंने आपको चेंज करके दिखाया कि यहाँ पे क्या ब्लंडर हो सकता है, आपको आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जैसे मान के चलिए ये तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब जैसे मान के चलिए हमारे पास एक कॉलम ऐसा है जो एक्स्ट्रा, जैसे मान के चलिए मैं इसको वापस वैसे ही कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, रीनेम मैंने किया तो हटा देता हूँ, और इसमें भी मैंने एक डॉट लगाया था, ये भी मैं हटा देता हूँ। तो हमारा डेटा सेट ऑलमोस्ट पुराने जैसा हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मैंने क्या किया, यहाँ से एक कॉलम और एक्स्ट्रा ले लिया। जैसे मान के चलिए 4 नंबर है मेरे पास, ये कॉलम मैंने हटाए थे, रिमूव किए थे, इनमें से मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम और छोड़ देता हूँ। जैसे कस्टमर आईडी ले लेता हूँ मैं। ओके, ये मैंने डन किया। यहाँ से भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो ये फॉर्मूले से ही सारी चीज़ चलती है यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर के ऊपर। जो भी आप स्टेप अप्लाई करते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो आपको यहाँ पे चेंज होता है। जैसे मैंने आपके सामने अभी इसकी एक वो चेंज कर दिया, एक कॉलम मुझे दिखाना था तो आपको, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलम चेंज किया, आप देखोगे इसमें वो कॉलम ऐड हो गया, प्रोडक्ट आईडी वाला। क्यों? क्योंकि दो डेटा सेट में तो हमारे पास वो प्रोडक्ट आईडी नहीं है। ओके, और तीसरे में, पहले वाले में हमारे पास क्या था, एक प्रोडक्ट आईडी का कॉलम था। तो अगर आपके पास एक भी कॉलम एक्स्ट्रा है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आप इस तरह की गलती ना करें, ताकि मैंने आपको एक-एक चीज़ें ब्रीफ में समझाई। ये 2 मिनट की चीज़ भी नहीं थी जो आप कहीं भी यूट्यूब पर 5 मिनट की वीडियो देखते और आपको ईज़िली समझ में आ जाता। बट इसमें होने वाली जो मिस्टेक्स है वो भी आपको आज क्लियर हुई होगी कि क्यों ऐसा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अपेंड एज़ न्यू क्वेरी और अपेंड में क्या फ़र्क है। तो जैसे जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, कि जनरली क्या होता है कि ये मैंने क्या किया, नई एक तरह से टेबल बनाई है। तो हुआ क्या कि मेरे पास तीनों टेबल का डेटा इसमें आया। ओके, अब मान के चलिए इसका डेटा भी आया, इसके भी डेटा आया, तो एक तरह से इसका साइज़ क्या हुआ, बड़ा हुआ, है ना? क्योंकि तीनों का डेटा है। बट जैसे मान के चलो मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर जाके मैं क्या करता हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ, जैसे इसको अपन छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए थे। अब मैं हटा देता हूँ इनको, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमने क्या किया कि टॉप रोज़ पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हम 4 रोज़ ले लेंगे। ओके, सो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब जैसे ये उसमें और इसमें क्या चेंजेस है ये हम समझते हैं।
मैंने जैसे अपेंड क्वेरी किया, तो ये क्या होगा, ये जो 2 डेटा सेट हैं, ये जो 2 डेटा सेट हैं जो मैंने ऐड किए इसमें और ओके किया, तो ये क्या हो गया, इसी जो डेटा सेट था, ये जो पहली क्वेरी है, उसी में ये ऐड हो गए 2। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है कि अगर मान के चलो मैं इस क्वेरी को लोड करता हूँ, तो मेरे पास एक तरह से एक्स्ट्रा बर्डन है। किस चीज़ का एक्स्ट्रा बर्डन है? वो इस चीज़ का एक्स्ट्रा बर्डन है कि इन तीनों टेबल का डेटा एक जगह आ रहा है। इनमें तो है ही, प्लस इसमें आ रहा है। और इसमें क्या बेनिफिट है ये वाले में, कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों डेटा सेट का डेटा इसमें ले सकते हैं और इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं लोड करने से। तो क्या होगा, इससे हमारा स्पेस काफ़ी बच जाएगा। ये भी एक डेटा रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डेटा सेट अगर अपेंड करना हो, तो ध्यान रखिएगा कि आप एक ही जो आपकी जो क्वेरी है, हाँ, उसको आप रीनेम कर सकते हो ताकि वो थोड़ा-सा आपको चेंज लगे। जैसे मैं इसको मेन क्वेरी दे देता हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन 2 क्वेरी का डेटा आपने इसमें मर्ज किया, वो अपेंड किया है। ओके, सो ये अपने को आइडिया लग गया। क्योंकि ये परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए हम इस तरह की चीज़ें हमें करते रहना चाहिए, यही चीज़ें अप्लाई करना चाहिए हमें। और क्वेरी मर्ज क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है हमें मर्ज करने की? तो पहले वो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले तो 3 टेबल हैं यहाँ पे, सेल्स टेबल है हमारे पास एक, ओके, जिसमें ऑर्डर आईडी है, डेट है, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ये सारी चीज़ें। कस्टमर आईडी है हमारे पास जिसमें कस्टमर का डेटा है प्रॉपर, कितने कस्टमर है हमारे पास, इन सब का डेटा है। और एक है हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल। ओके, सो हमारे पास 3 तरह की टेबल है। पहले हम समझ लेते हैं कि मर्ज करने की ज़रूरत क्यों है हमें। जॉइन टू टेबल्स यूजिंग मैचिंग की कॉलम। की कॉलम का मतलब, जैसे आपने कभी एक्सेल के अंदर वी लुकअप यूज़ किया होगा। ओके, सो यहाँ पे भी वी लुकअप फॉर्मूले की तरह ही मर्ज क्वेरी काम करती है। अगर आपने सीक्वल पढ़ा होगा, एसक्यूएल पढ़ा होगा, तो जिसमें उसमें जो जॉइंस काम करते हैं वो यहाँ पे मर्ज क्वेरी काम करती है। जैसे कि मान के चलिए, एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है P01 P02 अप टू P05 तक। अब मैं सेल्स टेबल में चलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी है। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट तो मेरे सेम है, क्योंकि क्योंकि सेल्स टेबल है मेरी, इसलिए इसमें तो वैल्यू रिपीट होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरे पास 5 ही आईडी है ओनली। प्रोडक्ट आईडी कितनी है, 5 है। जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पे भी 5 प्रोडक्ट आईडी है हमारी और यहाँ पे भी 5 प्रोडक्ट आईडी है। तो हमारे पास एक यूनिक चीज़ वैल्यू क्या मिल गई है, की क्या मिल गई है हमारी, प्रोडक्ट आईडी। हम इसके बेस बेस पे यहाँ से डेटा को इसमें ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ देख लीजिए आप, कि यहाँ पे आपको हेडर दिख रहे होंगे, ये सब जो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल टाइप है, ऑल टाइप एक तरह से। अगर मान के चलिए एक बार में आपको सबका डेटा टाइप चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जैसे होल नंबर ले लूँगा मैं या टेक्स्ट ले लूँगा, तो मुझे यहाँ पे हर किसी को एक-एक बार जाके करना रहेगा। ओके, डेट है, ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं कब तक करता रहूँगा? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, कि आप क्या करो, सबको सिलेक्ट कर लो। पूरे कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म के अंदर। ये होम टैब, ये ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिटेक्ट डेटा टाइप का। ओके, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये जितने भी जो भी डिटेल वैल्यूज़ हैं, ओके, फील्ड के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उस टाइप के बेस पे डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे अप्लाई भी कर देगा। अब बात करते हैं कि कब यूज़ करना चाहिए इसे। ओके, तो मर्ज क्वेरी हम यूज़ कब करते हैं, जैसे मान के चलो सेल्स आईडी है, सेल्स हमारे पास टेबल है, उसकी प्रोडक्ट आईडी है, हमने जैसा अभी देखा, ऐड कस्टमर इन्फो इनटू ऑर्डर। ओके, अगर कस्टमर का इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें ऐड करनी है, तो हम कस्टमर आईडी के बेस पे कर लेंगे। ऐड रीजन, कैटेगरी, मैपिंग टेबल और सो ऑन।
ओके, तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये? एनरिच योर डेटा सेट विथ एडिशनल कॉलम्स। अगर मान के चलो मुझे इसी एक सेल्स टेबल में और भी बहुत सारी चीज़ें, इन 2 टेबल का भी डेटा लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मर्ज परफ़ॉर्म कर लूँगा। जैसे मान के चलिए हम कर लेते हैं पहले तो, मैं गया होम टैब के अंदर, यहाँ पे मैं मर्ज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे भी दोनों चीज़ें हैं, मर्ज एज़ न्यू और मर्ज क्वेरी। तो मैं पहले मर्ज एज़ न्यू क्वेरी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल हैं। पहली टेबल तो हमारी सिलेक्ट है, फैक्ट टेबल, जो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल है। दूसरी हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट डिटेल ले लेंगे हमारी। तो प्रोडक्ट डिटेल पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टेबल आ गई। जो हमारी ऊपर की टेबल होती है, उसे हम हमेशा लेफ्ट टेबल बोलेंगे, ओके? और जो हमारी सेकंड टेबल होती है, वो हमारी हमेशा राइट टेबल होती है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इस पूरी जो वीडियो है, इस पे हमारा एक लास्ट में, इस वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन जो क्यूएन है, क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़, वो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और मुझे ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए पूरी वीडियो देखने के बाद। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा प्रोडक्ट आईडी पे और यहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट की। यहाँ पे देखिए, द सिलेक्शन मैचेस 50 ऑफ 50 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल बोले तो ये टेबल से इस टेबल की पूरी 50 रोज मैच हो रही है। मतलब मान के चलो मैंने इस पे और इस पे अगर मैच लगाया है, मर्ज लगाया है, तो ये वैल्यू प्रॉपर मिल रही है। जैसे मैंने आपको अभी कॉलम के उस पे डिटेल दिखाई थी। यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करके आपको देगा। जितनी भी मैचिंग रोज़ होती हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा। वैसे लेफ्ट टेबल, लेफ्ट आउटर का मैंने आपको बताया था। लेफ्ट आउटर मतलब कि ये वाली टेबल हमारी लेफ्ट टेबल है। राइट आउटर में बात करूँगा मैं, तो इन टेबल पे आ जाएगी। इस टेबल के बेस पे ये यहाँ पे मैच करेगा इसे, ओके? सो यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि अगर मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया राइट आउटर पे, तो राइट आउटर पे इसने क्या किया, 5 आउट ऑफ 5। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 5 ही वैल्यू है। जैसे मैं आपको इस टेबल में दिखाऊँ, प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास 5 ही वैल्यू है। तो इसमें से अगर मैं वी लुकअप लगाऊँगा इसके ऊपर, तो इसमें तो 5 ही वैल्यू मिलेगी ना। तो जैसे मैंने फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मर्ज पे करेंगे हम और मर्ज पे जाके हमने ले लिया यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली मैच ले लेगा। ओके, सो आई होप कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फुल आउटर का मतलब ये दोनों जो टेबल है उनकी पूरी रोज को मैच करेगा। ओके, इनर जॉइन में मतलब जो मैचिंग कॉलम्स हैं, जो मैचिंग वो हैं रोज, बस उनको ही पकड़ेगा ये। लेफ्ट एंटी कि बस फर्स्ट का जो है, फर्स्ट टेबल का जो है उसको ही पकड़ेगा। राइट एंटी सिर्फ जो सेकंड टेबल का वही पकड़ेगा सिर्फ ओनली। तो हम जनरली क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम में हम जो मैच करते हैं, मर्ज करते हैं, उसमें हमेशा लेफ्ट आउटर ही चलता है। ओके, सो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो गया। अब एक और कॉलम ऐड होके क्या करेगा ये, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इसे एक्सपैंड किया, यहाँ पे मेरे पास पूरे जो कॉलम्स हैं वो कौन से आ गए हैं, जो इस टेबल के थे। ओके, सेल्स टेबल के जितने कॉलम थे मेरे पास, 6 कॉलम थे। यहाँ पे भी मैं जाऊँगा तो मेरे पास 6 कॉलम, सॉरी ये प्रोडक्ट टेबल का देख रहा था अपन ने, है ना? यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम है, तो मर्ज में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी मेरे पास 4 कॉलम मुझे मिल जाएंगे। ये कॉलम मिल गए। अब जैसे मुझे किसी को भी यहाँ से एक्सपैंड करना है, तो मैं या तो सबको कर सकता हूँ, है ना? जैसे मैं सबको कर लेता हूँ एक बार के लिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जितने भी कॉलम प्रोडक्ट टेबल के थे, मेरे यहाँ पे नई टेबल में आ चुके हैं। अब इन दोनों टेबल में हमारे पास 6 कॉलम थे और इसमें हमारे पास 10 कॉलम थे, 4 कॉलम थे, सॉरी। तो इन दोनों को मिला के हमने एक नई टेबल बनाई जिसमें 10 कॉलम आ गए। तो ये एक हमारी पूरी डिटेल्ड टेबल यहाँ पे आ गई है। अगर मान के चलिए मुझे ऐसा नहीं करना कि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए,
मुझे सिलेक्टेड कॉलम ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सिलेक्टेड कॉलम भी ले सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है और प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है। अगर मान के चलो मुझे प्रोडक्ट आईडी नेम ही चाहिए, प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सिंपल सा यहाँ क्लिक करूँगा और जैसे यहाँ पे तो मैं सिलेक्शन करूँगा अभी, जैसे मान के चलिए इनमें से मुझे एक ही प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी चाहिए, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये आ गया। ओके, बट यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट नेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा ऐसे हटा देंगे। एक बार और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सपैंड करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसे अनचेक आपको कर देना है, यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज़ प्रीफिक्स। तो जो पहली टेबल थी उसका नेम क्या कर रहा था ये, एज़ अ प्रीफिक्स ले रहा था। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने ये 2 कॉलम लिए और ये एक्सपैंड कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास अब मेरे जो कॉलम नेम थे वही यहाँ पे आए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो ये था आपका मर्ज, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए, ताकि अपन और अच्छे से डिटेल में समझ सकें। मेरा मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं, इतनी लंबी वीडियो देख रहे हैं अगर इस अटेंशन के साथ, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आए। 5 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, बट इतनी डिटेल में आपको वीडियो नहीं मिलेगी। दोस्तों, कॉलम अरेंजमेंट भी एक तरह की स्किल है कि आप आपके डेटा को, आपके जो डेटा है, टेबल है, उसको अरेंज किस फॉर्मेट में करके रखते हो। जैसे आपको एक ये टेबल दिख रही होगी, सेल्स टेबल। यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी है, ऑर्डर आईडी है, डेट है और ये सारी चीज़ें जो हमारी सेल्स टेबल में भी थी। कॉलम अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ कॉलम अरेंजमेंट? सो रीऑर्डरिंग द कॉलम टू मेक डेटा सेट क्लीन एंड स्ट्रक्चर। व्हेन टू यूज इट? Organize IDs together, moving calculated column to the end, rearrange the readability before modeling. Okay, why it matters? Clear structure, fast modeling, easier debugging and transform tracing. Okay, neatly order column, cleaner model and fewer error। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो कॉलम है ये एक तरह से ठीक है, टेबल में है, बट ये ऑर्डर नहीं है। जैसे कि हमारे जो क्वांटिटी का कॉलम और हमारे जो वैल्यू का कॉलम है, ओके, यूनिट प्राइस का कॉलम, ये हमेशा लास्ट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसे चेंज करूँ, तो एक तरह से हमारा ऑर्डर जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे ऑर्डर आईडी है, डेट है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो कॉलम को रीअरेंज करना भी एक अपने आप में स्किल है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्या है हमारे पास। तो अगला है दोस्तों मैनेज कॉलम। मैनेज कॉलम में क्या आता है हमारा, जैसे मान के चलो मेरे पास एक यहाँ पे टैब है मैनेज कॉलम के नाम से। अब मुझे मान के चलो यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास, चूज़ कॉलम और गो टू कॉलम। गो टू कॉलम में क्या है, जैसे मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे टेबल में अराउंड 50 कॉलम्स हैं और 50 कॉलम में से मुझे 49 जो कॉलम है उस पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा पहले तो मैं 59 जो कॉलम है वहाँ तक पहुँचूँगा और उसे सिलेक्ट करूँगा। इससे अच्छा ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूँ, गो टू पे क्लिक करूँ और जिस भी कॉलम पे मुझे जाना है जस्ट सिलेक्ट करना है मुझे। जैसे ये मेरा 59वां कॉलम है, मैंने क्लिक किया और मैं पहुँच गया उस कॉलम पे, डायरेक्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, है ना? तो ये ऐसे आप कर सकते हो और इन कॉलम के अंदर से मुझे जो भी कॉलम चाहिए बस वो रखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड कॉलम रख लूँगा। जैसा मान के चलिए मुझे इतने कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या कर दिया, ये रख लिया। तो इस तरह से हम जो है कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिड्यूस रोज़। तो रिड्यूस रोज़ क्या होती है दोस्तों, जैसे मान के चलिए मेरे पास ये एक डेटा सेट है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डेटा सेट है और एक डेटा सेट मेरे पास ये है। यहाँ पे एक एरर आ रही है मेरे पास। जैसे मैं क्या करूँगा, इसे वापस जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्ट रिफ्रेश कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक किया, मेरे पास ये यहाँ पे इतनी सारी एरर हैं। जैसे मैं चेन टाइप तक पहुँचता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मुझे एरर देने लगा। तो मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे वापस कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी है, रिड्यूस रोज़। अब रिड्यूस रोज़ क्या होती है, पहले इसे पढ़ लेते हैं ताकि अपने को क्लियर समझ में आ जाए। रिमूव अननेसेसरी रोज़ सच एज़ ब्लैंक रोज़, डुप्लीकेट रोज़, टॉप और बॉटम रोज़, एरर रोज़, कीप रेंज एंड रिमूव रेंज। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए मेरा मेरा डेटा यहाँ पे इसलिए बिगड़ा हुआ है, अगर मैं मेरे इस फाइल के अंदर जाऊँगा, ओके, प्रोडक्ट फाइल के अंदर जाऊँगा, तो मैं देखूँगा कि मेरा जो एक्सेल में जो चीज़ें बनाई हुई थी, वो कैसी है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम को क्या कर दिया, यहाँ पे मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे टोटल लिख के और इन सबका सम लगा दिया। ओके, इस वजह से मेरा डेटा यहाँ पे भी कैसा हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा किसी भी कॉलम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं रिमूव कॉलम पे, रिमूव रोज़ पे। तो मुझे कितनी रोज़ रिमूव करनी है, तो मुझे रिमूव जितनी भी रोज़ करनी है मैं उतना सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है 3 रोज़ को रिमूव करने की, तो टॉप 3 हमने रिमूव की। अब देखो यहाँ पे हमारी जो 3 रोज़ थी जो एरर दे रही थी, वो हमारी यहाँ पे चली गई। वैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रिमूव बॉटम रोज़ जो हमारे पास है। अब यहाँ पे बॉटम रोज़ भी हमारी 2 हैं, जिसे हम हटाना चाहते हैं। अब ये मैंने हटा दिया। अब ये हमारा डेटा प्रॉपर क्लीन हो गया, ओके। बट यहाँ पे एक और इश्यू है अभी, जो कि हमें प्रोडक्ट आईडी को जो है हमारा हेडर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे यहाँ से, यूज़ फर्स्ट रो एज़ हेडर, ऐसे ही क्लिक किया, ये हमारा डेटा क्लीन हो गया। तो ये काम करता है आपका रिमूव रोज़। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। इंटर डेटा पे हम बात करते हैं, इंटर डेटा क्या होता है। जैसे मान के चलिए ये तो हमारे एक सोर्सेज हैं जहाँ से हम डेटा लेके आए, बट हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है पावर बीआई की तरफ से, जिसमें हम इंटर डेटा करेंगे, तो हमारे पास एक ये टेबल क्रिएशन का एक फॉर्मेट खुल जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी हमारा टेबल हमारा डेटा जो है वो इसमें हम डाल सकते हैं। स्टैटिक डेटा मतलब यहाँ पे डाल के आप यहीं पे सेव रखोगे। इससे आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं, पुल करने की ज़रूरत नहीं, रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी मॉडल में रहेगा। इसलिए आप यहीं पे इसे रख सकते हो। इसके यूज़ केस समझ लेते हैं कि इसके यूज़ केसेस क्या-क्या हैं। तो व्हाट इज़ इंटर डेटा? क्रिएट अ मैनुअल टेबल डायरेक्टली इनसाइड पावर बीआई। बेस्ट यूजेस क्या है, लुकअप टेबल आप बना सकते हो इससे, मैपिंग टेबल बना सकते हो, कैटेगरी ग्रुप बाय कर सकते हो इससे, है ना। और ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। डमी टेबल, है ना। फॉर पैरामीटर आप यूज़ कर सकते हो, पैरामीटर भी हम समझेंगे आगे, पैरामीटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो गिव कंट्रोल द एक्सटर्नल डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। भाई अगर बाहर का डेटा हमें चाहिए ही नहीं, तो हम यहाँ यहीं पे हमारा डेटा रख सकते हैं। हेल्प मॉडलिंग बाय एडिंग क्लासिफिकेशन टेबल। कॉमन मिस्टेक क्या है, यूज़ इंटर डेटा फॉर लार्ज टेबल। ये दोस्तों ध्यान रखिए कि ये जो टेबल है ये अप टू 3000 सेल को ही कंज्यूम कर सकती है। जैसे मान के चलिए मैं आपको एक डेटा सेट ले लेता हूँ यहाँ से। ये हमारा डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, कंट्रोल वी कर देना है ना। जैसे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो ये डेटा मेरा वहाँ का डेटा उठ के डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो एज इट इज़ टेबल मेरे पास आ गई है, ओके। अगर मुझे कॉलम से यहाँ से चाहिए होता तो मैं क्या करता, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देता। तो ये क्या हुआ, मेरा हेडर भी आ गए प्रॉपर। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे 51 रोज़ हैं हमारे पास और अराउंड 6 कॉलम्स हैं। बट जैसे ही आप ये जो सेल्स को यहाँ पे काउंट करता है, जैसे मान के चलिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो ऐसे ही 3000 सेल्स तक आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते हो। इससे बड़ा डेटा ये आपको ऐड नहीं करने देगा। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरी एक टेबल क्रिएट हो गई। ये देखिए टेबल के नाम से क्रिएट हो गई।
जिसका डेटा सोर्स कुछ और है ही नहीं। ओके, तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सोर्स क्या है, इसमें डेटा सोर्स देखना है तो ये इसकी टेबल ही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ये खुद की टेबल ही है। आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू चेंज कर लो, जो आपका आपकी मर्जी करे वो यहाँ पे वैल्यू आप डाल लो। ओके, और यहीं से ओके कर दोगे आप, तो यहीं से आपकी टेबल एडिट भी हो गई और आपने यहीं पे डेटा लोड भी कर लिया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। काउंट रोज क्या होता है उसके बाद हम ट्रांसपोज समझेंगे, काउंट रोज होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। व्हाट इज काउंट रोज? रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इन टेबल। बेस्ट यूज केस क्या है? डेटा वैलिडेशन, चेकिंग रिकॉर्ड्स आफ्टर क्लीनिंग, ओके, कंपेयरिंग बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, confirming merge append did not add or remove unexpected rows. मिस्टेक क्या है? इग्नोर रोज काउंट, चेंज आफ्टर ग्रुप बाय और रिड्यूस रोज। Why it matters? Ensure accuracy and integrity of final data set। तो इस इन सब चीज़ों के बेस पे हम काउंट रोज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अभी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू सेलेक्ट कर ली। जैसे मैंने ब्लैंक वैल्यू सेलेक्ट करी, अब मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब ब्लैंक वैल्यूज़ हैं मेरे पास। तो मैं जस्ट सिंपल से यहाँ क्लिक करूँगा काउंट रोज, और मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? मेरे पास टोटल 17 रोज हैं जो कि ब्लैंक हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे चीज़ों को चेक कर सकते हैं अगर हमें ट्रांसफॉर्म करते टाइम अगर चीज़ों को देखना है तो। व्हाट इज ट्रांसपोज? स्वाइप रोज इनटू कॉलम, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ओके, सो व्हेन टू यूज? व्हेन हेडर आर इन रोज नीड टू बी कॉलम। अगर कॉलम को हेडर बना रोज बनाना, रो को कॉलम बनाना है तो आप इजीली इससे कर सकते हो। ओके, सो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास डेटा है और डेटा है हमारे पास, इस डेटा को आप देख सकते हो यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है जिसमें जन फेब मार्च अप्रैल और सो ऑन, और यहाँ पे हमारे पास सेल्स आईडी लिखी हुई है यहाँ पे प्रॉपर। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रांसपोज अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम जाएंगे पोज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अब यहाँ पे देखिए सारा डेटा चेंज हो गया। जो जो मेरे वो थे मंथ नेम मेरे यहाँ पे हेडिंग में आ गए। अब जैसे मैं सिंपल सा इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यूज़ एज हेडर, तो मेरे मंथ में ये कन्वर्ट हो गए। दोस्तों इन सभी फाइल्स का एक्सेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके इनको सभी को प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि